In today's video, in today's topic, we will study वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। ओके, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वुमेन इन स्पोर्ट्स, ट्रेनेबिलिटी, फिजियोलॉजिकल जेंडर डिफरेंस एंड स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ वुमेन। आज के इस सेशन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें जनरली मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, बेसिक फिजियोलॉजी में फीमेल क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फेस करती है एज कंपेयर टू मेल, है ना। इसमें आपको पता ही है फीमेल हैव एक्स्ट्रा फिजियोलॉजिकल फंक्शन डेट इज, और वी कैन से दे आर हैविंग ओन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन सब चीज़ों का स्पोर्ट्स पे क्या इफेक्ट होता है और कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दिस ऑल वी विल स्टडी इन टुडेज लेक्चर। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, आप पढ़ सकते हो। 1960 तक फीमेल को 800 मीटर से ज़्यादा की रनिंग अलाउ नहीं थी। वो 800 मीटर तक की रेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे 1960 तक, है ना। तो पहले क्या फीमेल को एक वीकर जेंडर समझा जाता था, मतलब कमज़ोर समझा जाता था, जिसकी वजह से क्या है उनके लिए जो इवेंट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए वो बाद में हुए। कई सारे इवेंट, है ना, वो कुछ सिर्फ मेल्स के लिए हुआ करते थे। तो वी विल स्टडी बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, फीमेल में एक्स्ट्रा हार्मोनल क्या चेंजेस होता है, स्ट्रेंथ, फिजियोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड एडेप्टेशन टू ट्रेनिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं फीमेल्स में, स्पेशल केसेस, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शंस, प्रेगनेंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, ईटिंग डिसऑर्डर, है ना, फीमेल एथलीट ट्रेट। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। अब देखो, आप सभी को पता है कि एट द एज ऑफ 10-12 मेल और फीमेल में कोई खास डिफरेंस रहता नहीं है। हम स्ट्रेंथ की बात करें, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें, है ना, मेल और फीमेल में एट द एज ऑफ 10-11 अप्रोक्सीमेटली 10-12 तब तक कोई चेंजेस नहीं आता। बट आफ्टर द एज ऑफ, और फॉर वी कैन से फ्रॉम द प्यूबर्टी एज, जो फर्स्ट प्यूबर्टी आती है तब से चेंजेस देखने को मिलता है और मेल और फीमेल में, है ना। 12-13 से एज से देखें तो फीमेल की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है और बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत फास्ट ग्रोथ हो जाती है फीमेल की। 18 तक, 19 तक और 18 से 20 तक की फीमेल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से और फास्ट होती है विद द फर्स्ट अटैचमेंट ऑफ प्यूबर्टी। बट मेल की बात करें तो मेल में थोड़ा सा लेट प्यूबर्टी आती है और जो ग्रोथ का फेस है वो थोड़ा सा लॉन्गर रहेगा। ग्रोथ इमीडिएटली नहीं होगी, बट जो फेज रहेगा ग्रोथ का वो थोड़ा सा लॉन्गर रहेगा एज कंपेयर टू फीमेल, है ना। तो ये जो मेन डिफरेंसेस है। अब फीमेल में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, और मेल में भी डिफरेंट चेंजेस होते हैं। इसके वजह से चेंजेस आता है, डिफरेंस आता है जेंडर का फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब आपको पता ही है फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन एक डोमिनेटिंग हार्मोन है। उनके वजह से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अटेंडमेंट होता है, राइट। तो वो डिफरेंस जेंडर में क्रिएट करता है प्यूबर्टी की एज से। जब एडल्टहुड में आते हैं हम, तब जाके हमें मेल और फीमेल में चेंजेस जेंडर डिफरेंस देखने को मिलता है। बट चाइल्डहुड में देखें तो चाइल्डहुड में मेल और फीमेल में कोई खास डिफरेंस नहीं मिलता, सिमिलर ही रहते हैं। बॉडी कंपोजिशन वगैरह सब देखें तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, राइट। So if we talk about the body composition, in early childhood there is no much difference between male and female, but at later childhood, from the age of puberty, after gaining puberty, adolescence के टाइम पे देखें तो फीमेल में क्या है, फैट का एक्यूमुलेशन
कंपेयर टू मेल ज़्यादा होता है। फैट का एक्यूमुलेशन फीमेल में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, वो किस वजह से होता है? एंडोक्राइन चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अब फीमेल में क्या है, फीमेल अपनी बॉडी को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फीमेल में एक्स्ट्रा है, जैसे एस्ट्रोजन डोमिनेटिंग हार्मोन है ना, इसकी वजह से क्या होता है, फैट का स्टोरेज ज़्यादा होता है अराउंड द हिप, राइट। तो ये कई सारे चेंजेस देखने को मिलेगा मेल और फीमेल में। तो बॉडी कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो मेल में क्या होता है, फैट फ्री मास ज़्यादा होता है, फैट फ्री मास ज़्यादा बढ़ता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फैट फ्री मास मतलब मसल मास, टिश्यूज मास मेल में ज़्यादा होता है, और फीमेल में अगर देखें तो फैट मास ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बॉडी कंपोजिशन का डिफरेंस है मेल और फीमेल में। नाउ क्यों ऐसा डिफरेंस है, आपको पता ही है, सिंपल सा रीजन है, टेस्टोस्टेरोन मेल में डोमिनेटिंग हार्मोन है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है और मसल मास बढ़ता है। एक्सरसाइज करने की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन में लेवल में चेंजेस आता है, कई सारे फैक्टर है जो टेस्टोस्टेरोन को डिपेंडेंट करते हैं। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन इज अ डोमिनेटिंग हार्मोन विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ फैट फ्री मास, है ना। एट फुल मैच्योरिटी मसल्स मास तो गेन करता ही है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इज वेरी इन मेल। मेन कैरी हायर परसेंटेज ऑफ मसल मास इन अपर बॉडी कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, तो मेल में क्या है, मेल में क्यों फैट फ्री मास ज्यादा है, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब फीमेल में क्या है, एस्ट्रोजन। फैट क्यों फीमेल में डिपॉजिट होता है, रीजन क्या है, एस्ट्रोजन। सिंगल वर्ड में हम देखें, सिंगल वर्ड में तो यहां पे लिखो, एवरीवन राइट डाउन, यहां पे हेडिंग डाल लेना मेल और फीमेल, दो अलग अलग पेज पे। तो फीमेल के बारे में जो बताते जाऊं वो फीमेल के नीचे लिखते जाना, और मेल के बारे में जो बताते जाऊं वो मेल के नीचे लिखते जाना। तो क्या यहाँ पे लिखा रहेगा, फैट फ्री मास। फर्स्ट क्या लिखोगे, फैट फ्री मास, मोर, और यहां क्या लिखोगे, मोर। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम फैट परसेंटेज या मास। ठीक है, इसका रीजन क्या बताया था, आपको पता ही है, लिखने की जरूरत है। टेस्टोस्टेरोन, इसका क्या था, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, अब एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। पेल्विस का ब्रोडिंग होना, ब्रेस्ट का स्टिमुलेटिंग होना, फैट का डिपोजिशन होना थाइस में, हिप में, है ना। बेसिकली क्या है, फीमेल रेडी कर रही है टू जनरेट अनदर जनरेशन। और क्या देखने को चेंजेस मिलता है, इंक्रीज इन लिपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिविटी। किस एरिया में, थाइस में, हिप में। फैट डिपोजिशन किस वजह से होता है, एस्ट्रोजन तो हमने देखा है। अब एस्ट्रोजन में क्या रोल है, देखो क्या होता है फीमेल्स में, थाई में, हिप में लिपोप्रोटीन लाइपेस की एक्टिविटी बढ़ी हुई रहती है ना। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फैट के स्टोरेज के लिए। लिपोप्रोटीन लाइपेस फैट सेल एडिपोसाइट्स से प्रोड्यूस होता है। लिखो, फीमेल में लिखो नीचे, इंक्रीज्ड लिपोप्रोटीन लाइपेस, राइट डाउन एवरीवन। ये कहां से प्रोड्यूस होता है, एडिपोसाइट से। यहां तक क्लियर है सबको। लिपोप्रोटीन लाइपेस एडिपोसिटी से प्रोड्यूस होता है, वेयर इट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन काइलोमाइक्रोन्स। ये क्या होते हैं, फैट के ग्लोबुल्स टाइप के होते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स टाइप के। सारा फैट का मॉलिक्यूल बना होता है ना, उसमें सारे फैट रहते हैं, फैट के मॉलिक्यूल, विच आर द मेजर ट्रांसपोर्टर ऑफ
ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड। तो क्या होता है, क्लायोमाइक्रोन क्या है, ट्रांसपोर्टर है। इसे फैट से ट्रांसपोर्ट होने के लिए हम देखें इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसमें क्या रहेगा, मॉलिक्यूल है जो फैट को कैरी करते हैं ब्लड में। When lipoprotein lipase activity increases in an area, these chylomicrons are trapped and triglyceride hydrolyzed and transported into adipocytes। देखो क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। लिपोप्रोटीन लाइपेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, काइलोमाइक्रोन, ये फैट का ट्रांसपोर्टर है। चाहिए ये पूरा फैट इसके साथ में लगा हुआ रहता है, फैट इसके अंदर रहता है साथ में। अब ये क्या करता है, इसका इस पे इन्फ्लुएंस होता है, ये एडिपोसाइट टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है, एडिपोसाइट्स में, और वहां जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन लाइपेस रिस्पॉन्सिबल है फैट के स्टोरेज के लिए। ये लिपोप्रोटीन लाइपेस कहां से रिलीज होता है, एडिपोसाइट्स इसको रिलीज करती है, एडिपोसाइट्स इसको रिलीज करती है। देखो हम ये इसलिए इसको पढ़ रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन भी है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सब चीजें आ जाती है ना। तो एडिपोसाइट्स इसको स्टोर कर रिलीज करता है लिपोप्रोटीन लाइपेस को, जिसका इन्फ्लुएंस होता है काइलोमाइक्रोन पे। ये एक फैट का ट्रांसपोर्टर है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिटरेचर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिपोप्रोटीन लाइपेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ फैट सेल्स, ओके, फैट सेल्स, बट is bound to the wall of capillaries where it exerts its influence on chylomicron. When the lipoprotein lipase activities in any area of the body is high, chylomicron are trapped and triglyceride are hydrolyzed and transported into adipocytes। जिस एरिया में लिपोप्रोटीन लाइपेस की एक्टिविटी हाई रहेगी उस एरिया में ये क्लाइरोमाइक्रोन ट्रैप्ड हो जाएगा और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो किस एरिया में लिपोप्रोटीन लाइपेस की एक्टिविटी हाई है, हमने क्या बोला था, थाई में, हिप में। फीमेल्स में लिपोप्रोटीन लाइपेस की एक्टिविटी थाई में और हिप में हाई रहती है, जिस वजह से क्या होता है, वहां पे फैट का स्टोरेज होता है, क्योंकि लिपोप्रोटीन लाइपेस फैट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। समझ लीजिए, इस सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फैट सेल्स को अपनी तरफ खींच के वहीं स्टोर करता है। क्लियर है। तो आपको वन वर्ड में अगर रीजन देखें तो क्या है कि एस्ट्रोजन हार्मोन, लिपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिविटी हायर इन। मैं अगर पूछूं कि फीमेल्स में क्यों फैट थाई में और हिप में डिपॉजिट होता है, क्यों, उसका रीजन आप क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लिपोप्रोटीन लाइपेस इन दैट एरिया। ये रीजन है इसका। एवरीवन गॉट इट। व्हाई फैट स्टोर्ड मोर इन थाई एंड हिप इन फीमेल, बिकॉज इन दिस रीजन लिपोप्रोटीन एक्टिविटी इज हायर। एस्ट्रोजन आल्सो इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ बोन, है ना। अब देखो टेस्टोस्टेरोन का तो ग्रोथ के इंपॉर्टेंट रोल आपको पता है, तो एस्ट्रोजन का भी रोल है, बट ये साथ में फैट में भी स्टोरेज करता है, ग्रोथ के बोन के ग्रोथ को भी करता है ना, जो कि 2 से 3 साल में प्यूबर्टी में अचीव हो जाती है। तो आपको मैंने क्या बोला था कि फीमेल में क्या होता है, ग्रोथ का फेज बहुत लंबा नहीं होता है, बहुत छोटा सा पीरियड होता है ग्रोथ का। एडोलेसेंट पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, पर क्या होगा, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है फीमेल्स में। एज अ रिजल्ट फीमेल ग्रो वेरी रैपिडली। सी for the first few years of puberty, then ceases grow। अचानक से ग्रोथ होगी, उसके बाद में रुक जाएगी, है ना। मेल्स का क्या होता है, ग्रोथ का फेज क्या होता है, लंबा होता है। तो आपको क्या समझ में आया, फर्स्ट डिफरेंस क्या देखने को मिला, बॉडी कंपोजिशन में मेल में ज्यादा होता है फैट फ्री मास टेस्टोस्टेरोन की वजह से, फीमेल में एस्ट्रोजन की वजह से, इंक्रीज लिपोप्रोटीन एक्टिविटी की वजह से हिप में फैट का स्टोरेज ज़्यादा होता है।
एस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है स्टार्टिंग में, जो कि बोन की ग्रोथ करेगा और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करेगा। फीमेल का जो ग्रोथ का फेस होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, बट उसमें रैपिड ग्रोथ होती है। और मेल का जो ग्रोथ का फेज होता है वो लॉन्गर होता है पर स्लो ग्रोथ होती है। ठीक है, ये समरी आप पढ़ सकते हो। नाउ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्यूट एक्सरसाइज। ठीक है, अब फीमेल्स में देखो, मेल्स में अगर देखा जाए तो अपर बॉडी में 40-60% वीकर माना जाता है और लोअर बॉडी में 25-30% वीकर माना जाता है फीमेल्स को। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये साइज की वजह से है। फीमेल का देखो मसल मास एक तो ज्यादा कम होता है ना, और फेट मास ज्यादा होता है। बट जब हम इसको निगलेक्ट कर दें, हम जब कंपेयर करें लीन मसल मास को, ओनली मसल मास को, तो मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हम एब्सोल्यूट बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मतलब टोटल मेल का मास ज्यादा होता है ना, मसल मास। अगर एक फीमेल है 50 kg की और एक मेल है 70 kg का, तो ऑब्वियसली 70 kg वाला पर्सन ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाएगा बिकॉज ऑफ लार्जर मसल मास, है ना। जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये डिफरेंस कम देखने को मिलेगा हमें मेल और फीमेल में। व्हेन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस रिलेटिव टू बॉडी वेट, ह्यूमन आर 5 to 15% वीकर देन मेल। समझ रहे हो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कितना हमने वेट उठाया। रिलेटिव स्ट्रेंथ और का मतलब देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, आपने कितना वेट उठाया केजी में डिवाइड बाय बॉडी वेट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वेट मतलब क्या होता है, टोटल इररिस्पेक्टिव। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बॉडी वेट, हाउ मच टोटल वेट यू कैन लिफ्ट। सपोज एक पर्सन है जिसने 100 kg वेट उठाया और उसका वेट भी 100 kg है, तो क्या इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। दूसरा पर्सन है उसकी वेट 50 kg है, बॉडी वेट उसका 50 kg है, बट उसने कितना वेट उठाया 80 kg। अब यहां पे हमने देखने को तो लग रहा है कि भाई ये 100 kg उठाया, बट इसका खुद का वेट भी तो 100 kg है। और दूसरा पर्सन है जिसका वेट 50 kg है पर उसने 80 kg उठाया, तो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ तो पर्सन ए की ज्यादा है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ तो पर्सन ए की ज्यादा है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ पर्सन बी की ज्यादा है। आप देख सकते हो, बिकॉज 50 kg में ही उसने 80 kg उठा लिया, तो 80 डिवाइड बाय 50 और 100 डिवाइड बाय 100, इसका 1 है, और इसका निकाल सकते हो आप ज्यादा है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ में डिफरेंस। समझ में आया रिलेटिव और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ में डिफरेंस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ देखेंगे ना तो फीमेल की वीक रहेगी, बिकॉज आपको पता ही है कि मसल मास ज्यादा नहीं होता है फीमेल में। बट हम रिलेटिव की बात करें, रिलेटिव टू बॉडी वेट, तो हमें डिफरेंस कम देखने को मिलेगा, ओनली 5 to 15%। क्लियर है। फॉर सेम अमाउंट ऑफ मसल मास देयर इज नो डिफरेंस इन स्ट्रेंथ बिटवीन सेक्सेस, बोथ द सेक्स। अर्थात मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होगा क्योंकि जीवान पे थोड़ा सा छाना हो गया इसलिए। ठीक है, कंसिडर फीमेल हैव स्मॉलर मसल फाइबर क्रॉस सेक्शनल एरिया देन मेल। अब देखो, अगर हम दोनों की क्रॉस सेक्शनल फाइबर एरिया को सेम कर दे तो कोई डिफरेंस देखने को ही नहीं मिलेगा। मेल में क्या होता है, मसल्स का फाइबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, दूसरी बात मसल मास ज्यादा होता है, इसलिए हमें डिफरेंस देखने को मिलता है ना। द इनेट क्वालिटी ऑफ मसल एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल सिमिलर फॉर मेल एंड फीमेल। तो बाकी जो चीजें हैं ना, न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन, वो सारी चीजें सेम है मेल और फीमेल में। तो आपको क्या कंक्लूजन है इस चीज का कि भाई जब हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, जब हम टोटल स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मेल की ज्यादा मिलेगी, पर हम उसको इक्वलाइज करें
फेट फ्री मास को इक्वलेट करके, फेट को हटा के, मसल्स फाइबर को नॉर्मली दोनों में देखा जाए कि मसल्स के हिसाब से दोनों का मसल मास के हिसाब से देखा जाए इक्वलाइज करके, तो दोनों में डिफरेंस कम मिलेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना जाए तो डिफरेंस कम मिलेगा दोनों में। क्लियर है? और देखो मसल स्ट्रेंथ की अगर बात करें, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में देखेंगे डिटेल में इसको, तो क्या क्या फैक्टर्स है जो मसल स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें, मसल स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या क्या फैक्टर है जो मसल स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। यस, यस, हाँ, मसल फाइबर्स। और बताइए और क्या होगा, और बताइए। नहीं, मैं फिजियोलॉजिकली बोल रहा हूं, मतलब इनसाइड द बॉडी। ये क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि 2 साल पहले पूछा गया था। वैसे तो फोकस करते हैं विच ऑफ द फैक्टर्स। हाँ, ये फाइबर आ गया, चलो फाइबर, मसल फाइबर क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। विच आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स विच डिसाइड योर मसल स्ट्रेंथ। हाँ, चलो बोन मान लिया। और क्या बताओ, मसल मास। और हाँ चलो, और बताइए। और हाँ, अरे फिजियोलॉजिकली बताओ भाई, फिजियोलॉजिकली, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे मत जाओ, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। हम्म, और देखो, अरे मेल और फीमेल की कंपैरिजन नहीं बात कर रहा मैं, टोटल बात कर रहा हूं, टोटल दोनों का, किसी भी पर्सन का। चलो, आपने वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। एक, यस यस यस, न्यूरोमस्कुलर। अरे ये तो देखो, स्ट्रेंथ किन चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो मैंने मसल्स, ये नर्वस न्यूरॉन है, ये है मसल मास। अब हमने मसल्स के फैक्टर्स बता दिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मसल फाइबर। न्यूरोलॉजिकल भी तो है, न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशंस। न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशंस में क्या आ जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मोटर यूनिट, रेट कोडिंग, ऑटोनॉमिक इनहिबिशन, ये सारे भी तो हैं फैक्टर्स, है ना। तो ये भी डिसाइड करता है स्ट्रेंथ, नॉट ओनली मसल मास। हाइपरट्रोफी हो गया, मसल मास हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हमने फिजिकली देख लिया, न्यूरोलॉजिकली भी फैक्टर्स है। तो फीमेल में क्या होता है, अगर मसल मास नहीं बढ़ा, मसल मास नॉर्मल है बिकॉज ऑफ लेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल, देन फीमेल में स्ट्रेंथ में कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है, फीमेल्स में स्ट्रेंथ गेन में। हाँ, न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन। न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन कैन बी ए मेजर कंट्रीब्यूटर। न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशंस, ठीक है, फीमेल में एक डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं स्ट्रेंथ गेन के लिए। हमने 2 पर्सन, एक मेल और एक फीमेल सेम वेट का है, सपोज 60 किलो के पर्सन दोनों है ना। अब ऑब्वियसली मेल में ज्यादा मसल मास है, पर सपोज ये फीमेल में स्ट्रेंथ ज्यादा है इस मेल से, ये फीमेल में इस मेल से, दोनों बराबर वेट के हैं, बट फीमेल में स्ट्रेंथ आपको ज्यादा देखने को मिली सपोज, तो फीमेल का मसल मास तो कम है, फिर स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है फीमेल में। हाँ, न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन। सी में भी है स्पोर्ट्स पर्सन, और ये पर्सन सेडेंटरी हो सकता है मेल, वेट लिफ्टर्स हो सकती है फीमेल, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन है। आप देखो, हमने देखा होगा कई सारे लीन वेट लिफ्टर्स या फीमेल देखी होगी, है ना, उनका मसल मास तो कम होता है, फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो मसल मास कम होने के बाद भी वो ज्यादा स्ट्रेंथ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो ये चीज का ध्यान रखना, इट कैन बी अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ स्ट्रेंथ गेन इन फीमेल, एंड दिस वी विल स्टडी इन स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पढ़ेंगे इसका डिटेल में।
ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आज अब स्ट्रेंथ का आएगा, रेट कोडिंग वगैरह ये सब चीज़ें वैसे पढ़ा हुआ हमने थोड़ा बहुत मस्कुलर सिस्टम में इसका, समझ में आया। तो अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूरोमस्कुलर रिक्रूटमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, मोटर यूनिट, फायरिंग, ये सब चीजें भी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखें, चलो बताओ, दो पर्सन, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, और एक मेल रनिंग कर रहे है ना, तो हार्ट रेट में क्या चेंजेस आएगा बताओ। आप इजीली आंसर दे सकते हो अगर आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा है तो बताओ, बस सिंपल सी बात है। अगर दोनों सेम इंटेंसिटी पे रनिंग कर रहे हैं, मेल और फीमेल, सेम बॉडी टाइप थोड़ा सा सिमिलर है, सब कुछ अगर सेम कर दे थोड़ा बहुत हम मेल और फीमेल का, है ना, दोनों सेडेंटरी या दोनों एथलीट है, तो फीमेल का हार्ट रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मेल, है ना। तो ह्यूमन हार्ट रेट हायर एंड लोअर स्ट्रोक वॉल्यूम बिकॉज ऑफ लोअर स्ट्रोक वॉल्यूम। अब फीमेल में लोअर स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों होगा? क्योंकि हार्ट का साइज थोड़ा सा कम होता है, कंट्रैक्टिबिलिटी वगैरह इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग एडेप्टेशन नहीं, मतलब फीमेल के हिसाब से देखिए, बॉडी मास के हिसाब से हार्ट का साइज कम और प्लाज्मा वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिल सकता है, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो ह्यूमन हैव हायर हार्ट रेट देन मेल एक सम मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट, किसी भी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे रनिंग कर रहे हैं हम, क्यों? बिकॉज फीमेल का लोअर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, इसकी वजह से हार्ट रेट को बढ़ना पड़ता है ना। फीमेल हैव लोअर कैपेसिटी टू इंक्रीज आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस, क्यों? क्योंकि फीमेल में होमोग्लोबिन कम होता है। जो आर्टेरियल ऑक्सीजन डिफरेंस आपको पता ही होगा, आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस, ये आर्टरीज है, ये वेन है, कितना मसल्स ऑक्सीजन को अपटेक कर रही है, तो लोअर होमोग्लोबिन के कारण आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस कम होगा फीमेल्स में। पर जो भी है वो फीमेल की बॉडी के हिसाब से सफिशिएंट है, यहां पे हम कंपेरेटिव बात कर रहे हैं इसलिए लोअर बोल रहे हैं, फीमेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें सफिशिएंट है अपने आप में। सेक्स डिफरेंस इन रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स प्राइमरी टू एट्रीब्यूट टू बॉडी साइज डिफरेंस। VO2 मैक्स की बात करें तो मेल के हिसाब से फीमेल का VO2 मैक्स 70-75% होता है। मेल का सपोज 100 है बाय चांस, तो फीमेल का रहेगा 70-75, ये डिफरेंस है। हाईली ट्रेंड एथलीट रिवील 8-15% डिफरेंस, है ना, जो ट्रेंड एथलीट रहता है उनमें डिफरेंस कम हो जाता है। क्लियर है? एडेप्टेशन दोनों में सिमिलर होते हैं, एडेप्टेशन फीमेल और मेल में दोनों में सिमिलर होते हैं, कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ट्रेनिंग दोनों करेंगे तो ट्रेनिंग से दोनों का डेवलपमेंट होगा। अगर देखें VO2 मैक्स दोनों का बढ़ेगा, है ना, सारी चीजें दोनों में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेल और फीमेल में कार्डियो रेस्पिरेटरी चेंजेस इज नॉट सेक्स स्पेसिफिक, इट डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग। नाउ स्पेशल इश्यूज, अब स्पेशल इश्यूज पढ़ने से पहले हमें उसका जानना पड़ेगा बैकग्राउंड। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, प्रेगनेंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, ईटिंग डिसऑर्डर। तो मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन जानने से पहले जानना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां तक क्लियर है सबको? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेजेस में है। स्टार्ट विथ फ्लो फेस, मेंसिस, ये केवी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, रिसेंट वाला। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस हैं, पहला है मेंसिस, दूसरा है प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड है सिक्रेटरी फेज। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल
एवरेज 28 डेज का होता है, जो कि वेरी कर सकता है 23 से 36 डेज तक, 36 डेज तक, है ना। मेंसेस में 3 to 4 डेज का, 10 डेज का, 28 डेज का। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग क्यों होती है? फीमेल अपनी यूरेथ्रा को, वॉर्म को हर मंथ प्रिपेयर करती है फॉर द प्रेगनेंसी। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है? ओवरीज, है ना। अब इससे क्या होता है? ओवम निकलता है, एक ओवम निकलता है हर मंथ। और ये क्या है? एंड्रोमेट्रियम वॉल। ये 3 एंड्रोमेट्रियम वॉल्स होती है, ये 3 एंडोमेट्रियम वॉल्स होती है। अभी देखिएगा आपको स्ट्रक्चर, मैं वेट करता हूं। दिख रहा है आपको? विजिबल है? ठीक है। अब इसमें होता कुछ नहीं है, हर मंथ एक एग निकलता है ना। इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स। यह है एंडोमेट्रियम वॉल्व, एंडोमेट्रियम वॉल्व। 3 ऐसी वॉल्व होती है तीनों साइड में। हर मंथ, एक मंथ कभी इस ओवरी से निकलेगा एक, कभी इस ओवरी से निकलेगा, तो 1 by 1 एग रिलीज होता है। और ये एग आता है इस ट्यूब से यहां पर, है ना। अब क्या होता है, जब एग यहां पे आता है तो एंड में क्या होता है, प्रेगनेंसी के मतलब प्रेगनेंसी सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में हर मंथ ये वॉर्म है ना अपने आप को डेवलप करती है। ब्लड कैपिलरीज डेवलप होती है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को हर मंथ। पर अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, है ना, स्पर्म नहीं आया, तो क्या होगा, ये सारी वॉल्व होगी डिजनरेट, और इसको बोलेंगे हम मेंसेस, पीरियड्स। ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो हर मंथ क्या होगी, डिजनरेट होगी। यही होता है। तो ये इसको अलग अलग 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? यस। अब अगर सपोज यहां पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, तो एक क्या है, इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, किस तीनों में से किसी एक वॉल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद में देयर विल बी नो पीरियड्स फॉर अपकमिंग मंथ। तो यहां पे ये चेंजेस देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में, मेंसेस में क्या है, सबसे पहले क्या होता है, इसका स्टार्टिंग क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में, ब्लीडिंग के साथ में। अब ब्लीडिंग क्यों होती है, आपको पता ही है, फीमेल की बॉडी अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए हर मंथ प्रिपेयर करती है। पर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो वॉल्व है, कैपिलरीज है, वो ब्रस्ट होकर डिजनरेट होती है और फ्लो आउट हो जाती है। उसको ही हम बोलते हैं मेंसेस, है ना। एंडोमेट्रियम वॉल्व, प्रोलिफरेटिव फेस, इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रिपेयर करेगा यूटेरस अपने आप को फर्टिलाइजर के लिए। इसमें एंडोमेट्रियम वॉल्व थिक होगी, है ना। इसमें क्या होता है, देखो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये है फेस, प्रोलिफरेटिव फेस। इसमें क्या होगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा, यहां पे जो लेवल है एस्ट्रोजन का वो हाई रहेगा। और इस फेज में क्या होगा, एग अपने आप को मैच्योर करेगा, है ना। और सबसे ज्यादा यहां पे देखो, ये 13 और 14 में यहां पे सबसे ज्यादा लेवल रहता है एलएच का। इस फेज में क्या आएगा, 13 से 14 दिन में क्या होगा, उस ट्यूब से एग रिलीज होगा। 13 से 14 दिन में, 12 से 14 डेज में, इस डेज में क्या होगा, एग रिलीज होगा यहां पे। तो ये प्रोलिफरेटिव फेज है ना। इस फेज में क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम वॉल अपने आप को डेवलप करती है। ये कब आता है, 10 से 15 दिन बाद, 10-12 दिन बाद, है ना।
तभी क्या रहता है, सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी होने के चांसेस इस पर्टिकुलर डेज में रहते हैं, क्योंकि एग रिलीज होता है 12 to 14 डेज में, और यहाँ पे ओवुलेशन होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ओवुलेशन किस पीरियड में होता है, तो आप बोलेंगे 12 to 14 डेज, फ्रॉम द स्टार्टिंग 12 to 14 डेज। यहां पे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, एग को रिलीज करना। रिमेंबर, यहां पे दो हार्मोन काम करते हैं, FSH और LH। LH का काम है एग को रिलीज करना, ठीक है, और FSH का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, फीमेल के एग को मैच्योर करना, डेवलप करना। तो ये क्या होगा, पॉलिफरेटिव फेज में आप देख सकते हैं, ये पॉलिफरेटिव फेज, एग मैच्योर होगा, और एट द एंड ऑफ पॉलिफरेटिव फेज यहां पे क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा। कहां से रिलीज होगा, ओवरी से रिलीज होगा, है ना, फॉलिपिन ट्यूब की तरफ मूव करेगा, अंदर आगे की साइड आने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद में आता है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, आप देख सकते हो इधर, ये लास्ट के 10-14 डेज होता है। एंडोमेट्रियम वॉल कंटिन्यू ठीक होगी, यूटेरियस अपने आप को प्रिपेयर करेगी प्रेगनेंसी के लिए, है ना। और यहां पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल देखो प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोजेस्टेरोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेगनेंसी हार्मोन, तो आप बोलेंगे प्रोजेस्टेरोन। इस फेज में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। आप देख सकते हैं यहां पे डायग्राम में, ये देखो, ये येलो वाला पार्ट इंक्रीज्ड, ये प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है। अब फीमेल की बॉडी क्या कर रही, प्रिपेयर कर रही खुद को प्रेगनेंसी के लिए, तो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन लेवल। तो प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है ना। तो ये सिक्रेटरी फेज आएगा। यहां फेज के बाद में क्या होगा, अगेन मेंसेस, मतलब क्या होगा, पीरियड्स आ जाएंगे अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। क्लियर है। तो ये है पूरा, ये क्या है, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो यहां पे क्या है, इसको दो फेज में और डिवाइड किया गया है, पॉलिकुलर फेज, फेलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। यहां पे किसी को कुछ डाउट? यस, फेजेस याद रहेंगे। एक क्या क्या एक एक करके बोलना। यस बोलिए। डिजनरेशन कहां पे लिखा, क्या समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ 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 हाँ, डिजनरेटेड मतलब जो भी ब्लड है, वो जो वॉल है ना, वो अपने आप, ये सब जो है ना, ये जो मटेरियल है ना, मसल मास, कैपिलरीज, ये सब क्या होगी, बाहर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ये जो सारा चीजें हैं, ये क्या होगा, बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा, क्योंकि स्पर्म से एक का, क्या बोल सकते हैं, कॉपुलेशन नहीं हुआ है ना, मीट नहीं हुआ स्पर्म से, तो यहां पे क्या हुआ, इंजेक्शन नहीं होगा एक का। तो हर मंथ क्या होता है, डिजनरेशन होता है ये वॉल का। किस वॉल का, एंडोमेट्रियम वॉल का और ब्लड वेजल्स का, कैपिलरीज का, ठीक है। प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, इस वॉल में एक इंसर्ट हो जाता है और फर्दर डेवलपमेंट होता है बेबी का। तो इसका मतलब ये है कि हर मंथ फीमेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द प्रेगनेंसी, बट नहीं होता। इसकी वजह से हर मंथ यहाँ पे क्या होता है, मेंसेस फ्लो बाहर होता है। तो यहाँ पे आप फेजेस देख सकते हो, फेजेस। आपको मेन क्या याद रखना है, फेजेस याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा गया था और कई बार पूछा जाता है। ये बस, ये ल्यूटियल फेज सबसे पहले क्या आएगा आपको, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इसको स्टार्टिंग मेंसेस से क्यों की गई है। मतलब वैसे तो यहाँ से एंडिंग में डालना था इसको, है ना। ये
मैंने इसको आंसर को गलत कर दिया था एग्जाम में, मैंने इसको लास्ट में डाल दिया था, क्योंकि देखो पहले तो मैच्योर करेगी ना एक अपने आप को फीमेल की बॉडी, उसके बाद में पीरियड्स आएंगे। बट कई बुक में भी इसको यही दिया है और केवी में भी इसका आंसर यही था, तो यही है, इसको मैंने रॉन्ग कर दिया था। तो सबसे पहले क्या आएगा, फ्लो फेस, याद रखना। उसके बाद में प्लोरिफेरेटिव फेस, सिक्रेटरी फेस। फ्लो फेस में कुछ नहीं है, मेंसेस जो पीरियड्स आते हैं 4 दिन के वही है। प्लोरिफेरेटिव फेस में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग हुई है, पीरियड्स आने के बाद में स्टार्टिंग जो हुई है उसमें नए तरीके से अपने आप को फीमेल का जो इंटरनल पार्ट है, एंडोमेट्रियम वॉल है, प्रिपेयर करेगा। उस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा, याद रखना, एस्ट्रोजन का। जब वापस से पीरियड आने के बाद में, जब वापस से 10 दिन होते हैं, पीरियड्स के बाद के 10 दिन होते हैं, 4 दिन के बाद जो 10 दिन होते हैं, उसमें एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहता है। फिर लास्ट की जो 10 दिन रहते हैं जस्ट बिफोर पीरियड्स, उसमें रहता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा, ये याद रखना, प्रोजेस्टेरोन इसका लेवल ज्यादा रहता है, ये चीज याद रखना। प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। सिक्रेटरी फेज में वॉल और ज्यादा थिक हो जाते हैं, वॉल डेवलप्ड हो जाते हैं, है ना। उसके तुरंत बाद क्या आएगा, मेंसेस, पीरियड्स। क्लियर है? क्लियर है सबको? है ना। अब देखो यहां पे क्या है, एग ना एक सेल के अंदर होता है, एक सेल के अंदर एग होता है, वो रप्चर होता है, बाहर निकलता है ना। ये जो एग देख रहे हो आप, ये सेल के अंदर होता है, ये बाहर निकलता है इससे और ट्रेवल करता है किधर की साइड में, जिधर की साइड में पाथवे है। तो ये जो निकलने के बाद जो ये बच्चा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहां पे कब रप्चर हुआ, अब आपको एक चीज याद रखना, एक कब रप्चर होगा, उसके सेल से ल्यूटियल फेज में, एट द बिगिनिंग ऑफ ल्यूटियल फेज, यहां से रप्चर हुआ। किस डेज के बीच में, 12 से 14 डेज के बीच में। और इसी टाइम पे सबसे ज्यादा चांसेस रहता है प्रेगनेंसी का, है ना। इस टाइम पे अगर मीटिंग होती है तो सबसे ज्यादा चांसेस रहता है प्रेगनेंसी का। तो ये देख सकते हो, क्योंकि एक का रप्चर हुआ यहां पे और इट इज स्टार्टिंग ऑफ ल्यूटियल फेज। गॉट इट? क्लियर है सबको? तो आपको क्या याद रखना है, फेज याद रखना है, किस टाइम पे कौन सा हार्मोन रहता है ये याद रखना है। चलो बताओ मेरे को, प्लोरिफेटिव सेक्रेटरी फेज पे सबसे ज्यादा हार्मोन किसका लेता है, लेवल किसका बढ़ा हुआ रहेगा सेक्रेटरी फेज पे? अरे नहीं, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं अपन, उसके हिसाब से पूछ रहा हूं मैं। वो बात तो सही बोले आप, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज। हाँ हाँ पूछिए, हाँ बोलिए। हाँ हाँ वो पढ़ेंगे आगे हम। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, अपना मेंटली है, जो भी अपने को लगता है अपने हिसाब से फीमेल। अगर हम देखने जाएंगे स्टडीज के ऊपर कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब अपना अपना ये डिसाइड करता है इंडिविजुअल पे ऊपर। वर्ल्ड रिकॉर्ड हर फेज में बने हुए हैं। एक मिनट, हेलो आवाज आ रही है? हाँ, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हर फेज में बने हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किस फेज में। बस ये है कि थोड़ा सा अगर फीमेल को अनइजीनेस हो पीरियड्स के टाइम पे, है ना, मेंटली साइकोलॉजिकली वो रहे, तो उस वजह से हो सकता है डिस्टरबेंस। समझ रहे हो? बाकी ऐसे कोई खास चेंजेस देखने को मिला नहीं इसका। प्रेग्नेंट ये पीरियड्स, हाँ नहीं नहीं, वो वही बोल रहा हूँ इंडिविजुअल। अब देखो किसी किसी को बैक पेन होता है बहुत ज्यादा,
है ना, ये इंडिविजुअल है, हर हम एक रूल नहीं है ऐसा कि होगा, कुछ फीमेल को कुछ होता नहीं है। हाँ, तो वही इंडिविजुअल थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे कुछ फीमेल को बैक पेन बहुत होता है, क्रैम्प जैसा लगता है, ब्लोटिंग होती है, जो भी होता होगा, है ना, और फिर ब्लड लॉस, और मेंटल में सबसे ज्यादा मेंटली साइकोलॉजिकली परस्यूट कर रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं उस चीज को, हम सोच रहे कि नहीं सोच रहे हमारे को नुकसान होगा इस चीज का, वो उसका भी बहुत बड़ा असर है इस पर। बाकी वर्ल्ड रिकॉर्ड हर फेज में टूटे हैं, अगर स्टडी के हिसाब से देखें, रिसर्च के हिसाब से देखिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बस टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंजेस आता है, थर्मोरेगुलेशन में चेंजेस आता है हार्मोन की वजह से, बस। बाकी ऐसे फिजियोलॉजिकली कोई नुकसान नहीं है फेजेस का, समझ रहे हो। ये टेम्परेचर में ल्यूटियल फेज में चेंजेस देखने को मिला है, कोई ज्यादा चेंजेस आ सकता है जल्दी, मतलब बॉडी वार्म हो सकती है शायद, ऐसा कुछ देखा था, है ना। नहीं देते तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप देखो, तुम स्पोर्ट्समैन हो क्या, फीमेल स्पोर्ट्समैन हो ना, तुमने कभी ट्रेनिंग बंद करी है क्या, सिर्फ 2 दिन बंद करी होगी, उसके अलावा ल्यूटियल फेज में जो लास्ट के 10 दिन है ऐसा परस्यू किया है क्या, कि नहीं ट्रेनिंग नहीं करते। तो ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है। 4 दिन लास्ट के जिस दिन पीरियड्स होते हैं उस दिन अगर फीमेल को ज्यादा बैक पेन वगैरह है तो प्रॉब्लम की बात है, वरना नहीं प्रॉब्लम की बात है, समझ रहे हो। सिर्फ वही डिपेंड करेगा बस कि फीमेल उस चीज को परस्यू कर पा रही कि नहीं कर पा रही, उसको वो मतलब प्रॉब्लम हो रही कि नहीं हो रही, नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे रूल नहीं बनाया कुछ कि तुमको करना नहीं चाहिए या करना चाहिए, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कि भाई वो सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो, नो जनरल पैटर्न कंसर्निंग द एबिलिटी ऑफ वुमन टू अचीव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक फेज ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। वर्ल्ड रिकॉर्ड हैव बीन सेट बाय एलाइट फीमेल एथलीट्स ड्यूरिंग एवरी फेज ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो ये लाइन। कोई पैटर्न नहीं है कि ये करो मत करो, ये ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन यू। इफ यू फील नॉट गुड यू स्टॉप ट्रेनिंग, इफ यू फील गुड डोंट थिंक साइकोलॉजिकली, जस्ट कंटिन्यू। आपको यहां पे याद रखना ये फॉलिकुलर फेस, ल्यूटियल फेस, ठीक है, ये फेजेस जरूर याद रखना, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। फॉलिकुलर ये, और ये एफएलएस एलएच। एफएसएच का काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, एक को मैच्योर करता, और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये याद रखना, एक को रिलीज करता है, ये ध्यान रखना। मेनार्की, मेनार्की मतलब क्या होता है, यस वंस, यस ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलेंगे मेनार्की। और मोनोपॉज, हाँ ठीक है। अब कुछ, यस अब कुछ डिसफंक्शंस है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस है, वो डिस्कस करते हैं। यूमेनोरिया, इसका मतलब होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फंक्शंस, यूमेनोरिया नॉर्मल, ठीक है, 25 से 30 दिन के बीच में कभी भी आ सकते हैं। ओलिगोमेनोरिया इनकंसिस्टेंट और इरेगुलर मेंसेस, इनकंसिस्टेंट और इरेगुलर, कभी 36 डेज में कभी 90 डेज में भी आ रही है, तो ओलिगोमेनोरिया। और एमोनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अब्सेंस, नहीं आना, पीरियड्स ही नहीं आना, इसको बोलते हैं एमोनोरिया। प्राइमरी एमोनोरिया और सेकेंडरी एमोनोरिया 2 टाइप के होते हैं। ये प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जैसे फीमेल की एज हो चुकी है 13-14 तो उसमें पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना। जब 1 सेट ऑफ मेनार्की होती है तो उसमें 13-14 की एज में पीरियड्स आ जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 14.5। बट 15 तक भी, 15 साल तक भी अगर पीरियड्स नहीं आए तो वो क्या होगा, प्राइमरी एमोनोरिया, मतलब मेनार्की स्टार्ट नहीं हुई है, उसको बोलेंगे प्राइमरी एमोनोरिया, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिन नहीं हुआ। और सेकेंडरी एमोनोरिया मतलब
जिनको रेगुलर, जो मेच्योर्ड फीमेल है, जिनको रेगुलर पीरियड्स आते थे बट पीरियड्स आना बंद हो गए, उसको बोलेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। क्लियर है? प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया में डिफरेंस पता है? क्लियर है ना? प्राइमरी एमेनोरिया मतलब मेनार्की का नहीं आना, अब्सेंस ऑफ मेनार्की, प्राइमरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ पीरियड्स इन दोज फीमेल हु जस्ट स्टार्टेड, मतलब जिनको ऑलरेडी पीरियड्स आते हैं। नाउ प्राइमरी कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया, मतलब कुछ कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, कुछ हार्मोनल डिस्फंक्शंस हो, स्ट्रेस की वजह से, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की वजह से। अब इसका क्यों होगा आगे जाके देखेंगे। सिर्फ ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं होता, ट्रेनिंग की वजह से जो एनर्जी डिफिसिट होता है उसके वजह से होता है। ट्रेनिंग हम हार्ड कर रहे हैं पर डाइट बिल्कुल नहीं ले रहे, समझ रहे हो? हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं पर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके वजह से पीरियड्स में दिक्कत आ सकती है। अ लो बॉडी वेट, अ परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, हार्मोनल अल्टरेशन, एनर्जी डिफिशिएट, इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, तो ये पॉसिबल कॉज हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल और वीकेंड से एनोमेरिया के। अब देखो, एक्सरसाइज ट्रेनिंग की वजह से डायरेक्टली कोई इंफ्लुएंस नहीं होता। आप ट्रेनिंग कर रहे हो पर डाइट नहीं ले रहे हो, आपको एनर्जी की कमी हो रही है, एनर्जी डिफिसिट हो रही है, एनर्जी कैलोरी कम ले पा रहे हो, तो उस वजह से क्या होता है, हार्मोनल अल्टरेशन हो जाते हैं। डायरेक्टली एक्सरसाइज ट्रेनिंग वी कैन नॉट ब्लेम टू द एक्सरसाइज if you are doing exercise but you are not taking proper diet and that deficit in energy may cause hormonal alteration। अब ये हार्मोनल अल्टरेशन की वजह से क्या होता है, हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट आता है, डिस्टर्ब करता है जीएनआरएच एंड एलआरएच, एलएच हार्मोन। जीएनआरएच का मतलब क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एफएस और एलएच को रिलीज करता है। ये जीएनआरएच क्या है, एफएसएस और आरएच को रिलीज करवाता है, एलएच को, है ना? तो इसमें डिस्टर्बेंस होता है, क्यों? भूख की, खाने की वजह से, इनप्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की वजह से। क्लियर है? क्लियर है? आपको रीजन पता चल गया? तो डिफिशिएंट एनर्जी डिफिशिएंट यूनोमेरिक ह्यूमन में रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंट हार्मोनल अल्टरेशन डेट आर एसोसिएट विद मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन इंक्लूडिंग एमेनोरिया। तो ये रीजन अपने को देखने को मिल रहा है। वेट लॉस वगैरह, एनर्जी कन्वर्जेशन, मतलब जो क्या होता है कि एनर्जी डिफिसिट हो जाती है ना, तो फिर बॉडी क्या करती है, अपने आप को जो एनर्जी है किसी और इंपॉर्टेंट काम में लगा देती है और यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हार्मोनल सेपरेशन और दिस ओरियल फंक्शन, और ये इसमें डिस्टर्बेंस होना। प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, है ना? अब एक्सरसाइज के टाइम पे प्रेगनेंसी कैसे, क्या रोल है? नॉर्मली देखो, एक्सरसाइज के टाइम पे बेनिफिशियल है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइज बेनिफिशियल है, बट उसके बहुत सारे लिमिटेशंस है। जैसे हम क्या है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम लंबे टाइम तक खड़े नहीं रह सकते, स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज को अवॉइड करिए, ठीक है? एक्सरसाइज की वजह से क्या हो सकता है, अगर हम एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बच्चे को। टेम्परेचर हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर में एक्सरसाइज करिए। हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। आपने बहुत ज्यादा खाया पिया नहीं, खाना पीना नहीं खा के भूखे पेट एक्सरसाइज करते जा रहे हो तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कमी हो जाएगी, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है? और जर्की मूवमेंट, बहुत ज्यादा वेट उठाना, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए, मिसकैरेज और ये कुछ चीजें हो सकती है। तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। बाकी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइज करना, नॉर्मल एक्सरसाइज करना, इट्स नॉर्मल इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है? और जनरली आपने देखा होगा जब लास्ट ट्राइमेस्टर आता है, क्या बोलते हैं उसको, जब लास्ट डेज आते हैं 2-3 मंथ 9 मंथ के, तो फीमेल वॉकिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा,
तो लेबर नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, फूड का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए और वेट बहुत ज़्यादा उठाना नहीं। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के एक्सरसाइज कैन बी नॉर्मल। तो ये पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स है और ये बेनिफिट्स है, आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, सब चीज़ें हमने पढ़ाई है। मिसकैरेज, फटीग, इंजरीज वगैरह, इन सब चीज़ों से बचना है। ऑस्टियोपोरोसिस, अब एक और फीमेल में अपने को देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, बोन का मिनरल का काउंट कम हो जाना और बोन की पोरोसिटी कम हो जाना। पोरोसिटी मतलब आपने वो टॉम जेरी को देखा है, जेरी को, वो चीज के अंदर घुसता है, उसके अंदर होल होते हैं, होल चीज। यस, यू हैव यू सीन द टॉम एंड जेरी एंड द चीज, येलो कलर वाला चीज देखा है, जिसके अंदर उसका घर बना लेता है और वहीं पे बैठ के खाते रहता है। तो वैसे वैसे हमारी क्या होती है, बोन की पोरोसिटी होती है। वो अगर होल ज्यादा बड़े हो गए, पोरोसिटी कम हो गई, ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये रहा, ये पोरोसिटी कम हो जानी बोन की, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है ना। ये क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। व्हाट इज द कॉज, डिक्रीज इन पोरोसिटी ड्यू टू डिक्रीज इन मिनरल कंटेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बोन के डेवलपमेंट के लिए। तो मिनरल के कमी होने के कारण पोरोसिटी आना। तो इसके 3 मेन कारण है। देखो, ऑस्टियोपेनिया एक अलग चीज है। ऑस्टियोपेनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ बोन मास, जो एजिंग के साथ में, ऑब्वियसली वो सब किसी में देखने को मिल सकता है। इट्स नॉट रिलेटेड ओनली टू पोरोसिटी, इट इज टोटल बोन मास का कम होना एजिंग के साथ में। और ऑस्टियोपोरोसिस का मिनरल से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है खासकर ये, ठीक है। मिनरल का कंटेंट डिक्रीज होना। और पॉसिबल रीजंस क्या है, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी, इनएडुकेट कैल्शियम और इनएडुकेट फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन कारण के वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। हम मेल और फीमेल को अगर कंपेयर करें, सॉरी, एक ट्रेंड फीमेल को, एक एलिट फीमेल को, एथलीट फीमेल को और एक नॉर्मल फीमेल को कंपेयर करें, तो जो बोन की डेंसिटी है ना, वो ये वाली फीमेल में ज्यादा देखने को मिलेगी, एथलीट्स में, ठीक है। आफ्टर इवन एज, जब वो बूढ़े हो जाए तब भी हम उनकी कंपेयर करें बोन की डेंसिटी, तो एथलीट्स में क्या है, फीमेल्स में बोन की डेंसिटी अच्छी मिलेगी, बोन अच्छी बेटर कंडीशन में मिलेगी। इसलिए एक्सरसाइज करना एक इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बेनिफिट है, अनकाउंटेड। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एक सीरियस, मोर सीवियर कंडीशन है देन ऑस्टियोपेनिया। लॉस ऑफ बोन मास विद डिटेरिएशन, माइक्रो स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, ठीक है, बोन फ्रैक्चर बढ़ सकता है, ये सब चीजें। अब ये क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस मोनोपोज के टाइम पे बढ़ जाते हैं जब फीमेल 45 से ऊपर होती है, 45 से ऊपर। जब मोनोपोज आता है, पीरियड्स रुक जाते हैं 45 से ऊपर, 45, 50, तब ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाता है तब। तो क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू कॉमन पोस्ट मोनोपोजल ह्यूमन आर, क्या हो सकते हैं, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी, इनएडुकेट कैल्शियम इंटेक और फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम रनर को कंपेयर करें, फीमेल रनर को, एमेनोरिक फीमेल रनर, जो भी मेल और फीमेल रनर और अनट्रेंड फीमेल को कंपेयर करें, तो ट्रेंड फीमेल में क्या है, बेटर डेंसिटी मिलेगी बोन की। ये देख सकते हो ग्राफ। यूमेरिक, जिसको नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, एक रनर है जो जिसको नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, इसकी बोन की डेंसिटी देखो हायर है। ये अनट्रेंड फीमेल है, अनट्रेंड, लोअर डेंसिटी बोन। और ये एनोमेरिक है, जिसको पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, एस्ट्रोजन की कमी हो गई या कुछ भी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है, वो वाली फीमेल, बट वो रनर है, उसका बोन डेंसिटी कंपेरेटिव टू अनट्रेंड इवन बेटर है।
और अनट्रेंड का होके जिनको एमेरिक भी है, नॉर्मल नेचुरल डिस्फंक्शन भी है, उनका बहुत ज़्यादा कम है। जो एक्सरसाइज नहीं करती वो फीमेल। ठीक है, तो एक्सरसाइज का इसमें रोल पता है, कैल्शियम का रोल आपको पता है। इसका ट्रीटमेंट, अब ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है पॉसिबल? ऐसे तो कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं, है ना। अगर एज हो गई तो मोनोपोज आ गया तो, पर अगर स्टार्टिंग में है तो एस्ट्रोजन, बट ये बहुत रिस्की है, इससे एंडोमेट्रियम कैंसर वगैरह भी हो सकता है, इसलिए ये कोई सजेसिव नहीं है ना, ये बड़ी रिस्की है। एस्ट्रोजन का इंजेक्शन ट्रीटमेंट, प्रोजेस्टेरोन के साथ में एस्ट्री थेरेपी बोलते हैं इसको, एस्ट्री थेरेपी, हार्मोन थेरेपी। इसमें कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टिन का और एस्ट्रोजन का, साथ में बस नाम याद रखना, इससे डिटेल में आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा, इसमें नाम याद रख लो कि पॉसिबल व्हाट विल बी द पॉसिबल, मैं पूछ लो कि व्हाट आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट, तो यह नाम याद रख लो बस एक बार, बिस फॉस्फोनेट्स, ये ट्रीटमेंट है। अब इसमें से अपने को सबसे कारगर क्या लग रहा है? कैल्शियम वाला। 1500 mg पर डे कैल्शियम का इंटेक करिए। विटामिन डी अच्छे से भरपूर लीजिए, बोर्नविटा लेने का नहीं बोल रहा हूं सूरज की रोशनी में जाके बैठिए और विटामिन डी के नेचुरल सोर्स लीजिए। ठीक है, अब फीमेल में देखो सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम की बहुत जरूरत है फीमेल में, पर फीमेल क्या करती है, दूध पीने में बहुत नाटक करती है ना। फीमेल्स क्या है, मिल्क को इंटेक करने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है, ये मैंने खुद देखा है, मेरी बहन वगैरह भी है, पता नहीं इनको चाय भी नहीं पीते और दूध भी नहीं पीते, ये सर्वाइव कैसे कर लेते ये बहुत सारी फीमेल का मैंने नोटिस किया है, कुछ नहीं पीते, है कि नहीं। तो ये डाइट एक इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 2 गिलास दूध तो पीना ही चाहिए। मूंगफली के दाने, कैप्सिकम, इन सब में कैल्शियम अच्छा आता है, ग्राउंड नट्स, शिमला मिर्च, मूंगफली के दाने, तो ये सब चीज़ें इंटेक करिए और अपने फैमिली में भी सबको, फीमेल्स को बोलिए, खासकर अपनी मम्मी को। ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो बात कर रहे थे वही आ गई है यहाँ। हाँ, क्योंकि नहीं, देखो फीमेल में जो ब्लड लॉस होता है ना, हम जो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता ब्लड लॉस से उनका, मतलब जो उनको तो लाइफ टाइम का प्रोसेस है ये, उनके लिए नॉर्मल, उनकी बॉडी एडेप्टेड है इस चीज़ के लिए। फीमेल में जो दिक्कत आ रही है मोनोपोज में, वो एस्ट्रोजन की वजह से आ रही है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है मोनोपोज के टाइम पे, तो एस्ट्रोजन के लेवल के कम होने की वजह से बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर है? वन ऑफ द मेजर रीजन इज एस्ट्रोजन डिफिशियंसी, एस्ट्रोजन डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। हाँ, हाँ, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, और वो हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ये सारे पैरेलल है, इंटर रिलेटेड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रोजन का लेवल, ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। मोनोपोज आने की वजह से क्या होता है, या फिर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, या फिर एस्ट्रोजन के लेवल के कम के वजह से मोनोपोज आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस फीमेल में बढ़ जाते हैं। हाँ, अब देखो ईटिंग डिसऑर्डर, अब ईटिंग डिसऑर्डर हम बात कर रहे थे, वही बात को कंटिन्यू रखते हैं, अभी हम दूध की बात कर रहे थे, पर यह हर चीज पे अप्लाई होती है अब, है ना। खाने पीने में ज़्यादा नाटक करना और क्या होना, अपनी बॉडी का ज़्यादा ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना तो सही बात है, बट गुड लुक के चक्कर में न्यूट्रिशन के साइड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मस्त एकदम बढ़िया से दही दूध खाओ देसी, और एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करके बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, ना कि फूड के इंटेक को कम करके, है ना। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है फीमेल में। इसमें क्या होता है, फीमेल को लगता है भाई मैं कांच में देख रही हूँ, यार मैं मोटी होती जा रही हूँ, मोटी होती जा रही हूँ। इसके चक्कर में क्या है, फीमेल खाना कम कर देती है। अब खाना कम कर देगी तो क्या होगा, वेट अचानक से कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा,
डर रहता है फीमेल को वेट गेन का, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, अब यहाँ पे देखो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या होता है, एमोनेरिया हो सकता है, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। ये बात नहीं समझ में आती क्या हो सकता है, अगर खाने में कमी रहेगी तो हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, एनर्जी डिफिशिएट कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, है ना। एनर्जी डिफिशियंसी इज वन ऑफ द रीजन फॉर मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। तो दे आर इंटर रिलेटेड चीजें और सारी चीजें अपने हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फीमेल क्या रहती है, खाने पीने में ध्यान नहीं देती है, डर लगता है कि भाई मेरा वेट गेन हो रहा है, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, फिर उसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस होता है फीमेल को। तो ये एनोरेक्सिया नर्वसा है। इस सारे चीज को मिला के देखेंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलेंगे एनोरेक्सिया नर्वसा। इसकी वजह से मूड पे भी असर होगा और कई सारे फिर असर देखने को मिलेंगे, हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये इनवाइट करता है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ब्लूमिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, वेट लॉस और वेट गेन। देखो यहां पे सिर्फ वेट लॉस की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट करो। और यहां पे वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। ये क्या है, एक्सेसिव ईटिंग है, बंजी ईटिंग, बिंग्स, मतलब खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ बहुत सारा, फिर उसके बाद में वॉमिटिंग हो जाती है। ये देखो हमने क्या किया, न्यूमेरस नर्वसा में क्या होता है, एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग, फीलिंग अ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ड्यूरिंग बिंजेस, पर्जिंग बिहेवियर, उसके बाद में क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है ना। तो ओवर ईटिंग बोल सकते हैं, बिंजिंग। क्लियर है। तो ये दो है, एक तो ये ओवर ईटिंग है ना। अब ये ओवर ईटिंग देखो, सपोज हमने क्या किया, इस वजह से भी हो सकता है, सुबह हमने फास्ट रख लिया और शाम को हम खा रहे बहुत ज्यादा। हमने क्या सोचा, हमने तो फास्ट रखा है सुबह, और सुबह इवनिंग में हमने एक साथ सब खा लिया, पूरे दिन भर की कैलोरी एक बार में ले ली, तो वो फास्ट का मतलब क्या हुआ, और एक बार में बहुत सारा इंटेक हो गया। तो इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, खाते पीते रहो, खाते एकदम खाते रहो, मूड चेंज होना, है ना, एगरनेस आना, बिंजिंग ईटिंग, तो ये क्या है, ब्लूमिया नर्वसा। तो ये दोनों टाइप के डिसऑर्डर्स हैं। अब फीमेल एथलीट ट्रेट क्या होता है, फीमेल एथलीट ट्रेट ये पूछा गया था किस चीज का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 फीमेल एथलीट ट्रेट में। तो यहां पे क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर प्लस मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, सेकेंडरी एमोनिया प्लस बोन का लॉस। अब ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है। देखो अगर हमने खाना ढंग से खाया नहीं तो उसके वजह से हमारी बोन का लॉस भी हो सकता है, कैल्शियम का लॉस हो सकता है। हमने एनर्जी का इंटेक नहीं किया तो हमारा मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फीमेल एथलीट ट्रेड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है, किसी को कुछ डाउट यहां तक? हाँ बोलिए। यार बॉयज में क्या, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग देन वी विल डिस्कस।